Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. हमने अपना स्टैट्स का पोर्शन आज शुरू हम करेंगे। प्रैक्टिकल्स में हमने 2 प्रैक्टिकल्स पहले हम कर चुके हैं, लेकिन आज जो हम काम करेंगे वो है स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। और जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको उसमें स्टैट्स वाला पोर्शन भी कवर करना होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल डाटा। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली रेफर करता है एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। जब हम साइकोलॉजी में किसी भी किस्म का कोई रिसर्च कर रहे होते हैं या कोई भी फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली हमारे पास क्वालिटेटिव फॉर्म में होते हैं। क्वालिटेटिव फॉर्म क्या होती है? एक, अगर हम रिसर्च की बात करें, हमने पहले भी बात की थी कि एक फैक्ट्स हमारे पास या एक तरह की रिसर्च होती है क्वालिटेटिव और एक तरह की होती है क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव है वो असल में हमारे, जैसे हम कोई भी किसी भी किस्म का सर्वे कर रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्वे कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई रंग गोरा करने वाली क्रीम है, और हम उसके बारे में कहेंगे कि किसी से पूछेंगे जो हमारे सैंपल है कि भाई क्या आप समझते हैं कि ये क्रीम वाकई आपके लिए इफ़ेक्टिव है, क्या ये यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब उसमें 2-3 तरह की ऑप्शंस हम उनको देते हैं आंसर्स की। वो इसके लिए येस का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, नो का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, या डोंट नो कि मुझे नहीं पता कि ये क्रीम रंग गोरा कर रही है, इफेक्टिव है, इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर हम ये कर सकते हैं कि हम किसी और बारे में अगर सवाल पूछें तो उसमें ये इस तरह के ऑप्शंस हम उनसे पूछ सकते हैं कि मैं इससे डिसएग्री करता हूँ या एग्री करता हूँ, या यहाँ पे भी डोंट नो। तो ये इस तरह के ऑप्शंस, और इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस ली जा सकती हैं, जैसे स्ट्रोंगली एग्री, स्ट्रोंगली डिसएग्री, इस तरह से इनको आप बढ़ा सकते हैं। तो ये जो सारे हमारे पास ये वाले आंसर्स आए हैं जो कि वर्ड्स की सूरत में है, यानी जो क्वालिटेटिव हमारा डाटा होता है वो होता है हमारे पास वो फैक्ट्स जो कि वर्ड्स की सूरत में है। तो जब हमने स्टैट्स या स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर यूज़ करने होते हैं रिसर्च में, तो वर्ड्स या क्वालिटेटिव डाटा हमें उस तरह से काम नहीं करता। हमें उसको क्वांटिफाई करना होता है। क्वांटिटेटिव मीन्स कि हमने उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना होता है। और ये नंबर्स में हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे हमारा जो यस है इसको हम दे देंगे नंबर 1, हमारा जो नो है उसको हम दे देंगे नंबर 2, और इसको हम दे देंगे नंबर 3। ये हर रिसर्चर की अपनी मर्जी है कि वो किस तरह से करता है। वो एग्री को 1 दे सकता है, डोंट नो अगर दरमियान में लाए तो उसको 2 दे सकता है, डिसएग्री एंड पे ले जाए तो उसको 3 दे सकता है, या वाइसी वर्सा, किसी भी तरह। ये रिसर्चर के अपने ऊपर है कि वो किस तरह से इनको क्वान्टिफाई करता है। और जो क्वालिटेटिव फैक्ट्स हैं, या जो फैक्ट्स या जो डाटा वर्ड्स की सूरत में जो आंसर हमने सैंपल से इकट्ठे किए हैं, उनको किस तरह से हम नंबर्स असाइन करते हैं। और इन नंबर्स को जब हम इनके ऊपर डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद फिर हम अपने रिसर्च के रिजल्ट निकालने के बाद दोबारा उसको क्वालिटेटिव रिजल्ट्स में, क्वालिटेटिव फॉर्म में, वर्ड्स की सूरत में, सेंटेंसेस की सूरत में पेश कर सकते हैं। तो एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स के साथ साथ जो हम स्टैट्स की एक और उसमें चीज़ बात करेंगे वो ये है कि इसमें डिफरेंट किस्म की जो डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा इसके अंदर शामिल होगी। डाटा मीन्स आपके जो फैक्ट्स हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा। और इसके साथ साथ जब डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद उस पर अगला काम क्या किया जाता है? उसको प्रेजेंट किया जाता है। अब प्रेजेंटेशन डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है। ये हमारा एक टॉपिक है जो हम करेंगे कि डाटा को हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है। ग्राफ्स की सूरत में आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको टेबल्स की सूरत में प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर लगा के कैलकुलेशन की जो है वो आप उसकी करते हैं। उसके बाद जब ये सारा सारा कुछ हम डाटा के साथ कर लेते हैं, उसका एनालिसिस किया जाता है। और एनालिसिस के बाद उसको जो न्यूमेरिकल डाटा, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आपने न्यूमेरिकल जो नंबर्स आपने उनको असाइन किए थे, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है दोबारा से कि क्या अगर हमारे पास ये नंबर्स में हमारे पास ये वाले फैक्ट्स आए हैं, ये वाले रिजल्ट्स आए हैं, तो अब उसको हम उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। यानी हमारा अगर रंग गोरा करने वाली क्रीम है और बहुत से लोगों ने उसके लिए यस का जवाब दिया है, और हमने यस को वैल्यू देखी, हमने कौन सी असाइन की थी, 1 हमने वैल्यू असाइन की थी, और इन सबको हमने कलेक्ट किया। और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसको हमारा जो रिजल्ट आएगा नंबर्स की सूरत में, उस नंबर को फिर हम वर्ड्स की सूरत में क्वालिटेटिव फॉर्म में
इंटरप्रेट करके बताएंगे कि हाँ हमारा जो सैंपल था वो रंग गोरा करने वाली क्रीम जो है इस्तेमाल करने के हक में है या नहीं। कोई भी, ये मैंने आपको मिसाल दिया एक सिंपल सी डेली लाइफ से। क्योंकि साइकोलॉजी है उसमें हम एवरीडे लाइफ के प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ते हैं और वहाँ से लेके हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिसर्चेस तक भी जाते हैं। तो चूंकि आपका एक बिल्कुल अभी इनिशियल लेवल है तो इसलिए मैंने आपको बहुत सिंपल सी एक मिसाल दी है। उसके अलावा हम साइकोलॉजी के डिफरेंट कंस्ट्रक्ट्स जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं कि क्या मेमोरी जो है आपकी किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है, आपकी लर्निंग किस चीज़ से इफ़ेक्ट होती है, क्या अगर आप नींद पूरी तरह आप नहीं करते तो उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है या नहीं होता। तो इस किस्म के डिफरेंट जो फैक्ट्स हैं वो आप इसी तरह एग्री डिसएग्री या डोंट नो की सूरत में या यस नो डोंट नो की सूरत में या कोई भी आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसकी सूरत में आप क्वालिटेटिव फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं और फिर हम उनको क्वांटिफाई करने के बाद डाटा कलेक्शन और प्रेजेंटेशन और एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के थ्रू पूरा स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर करके तो हम अपना जो रिसर्च का काम है वो पूरा करते हैं। किस तरह से हम रिसर्च में स्टैट्स को यूज़ कर रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि स्टैट्स की इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम स्टैट्स की बात करें तो ये इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम कहीं भी रिसर्च करते हैं तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अमाउंट में डाटा आ जाता है। तो इतने बड़े अमाउंट में डाटा को हैंडल करना मुश्किल होता है। तो स्टैट्स जो है अपने डिफरेंट प्रोसीजर्स के ज़रिए इस बात को ईजी बनाती है कि आपने किस तरह से डिफरेंट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा को आपने जो है वो हैंडल करना है। फिर उसके बाद स्टैट्स हेल्प करती है कि डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप्स और कंपैरिजन फैक्ट्स के दरमियान जो होते हैं उनको स्टडी करना इसकी निस्बत इसकी वजह से आसान हो जाता है। फिर आप ये देखते हैं कि डाटा का करंट ट्रेंड क्या है, यानी आपके ज़्यादा जो आंसर्स हैं वो यस में आ रहे हैं, नो में आ रहे हैं, एग्री में आ रहे हैं या डिसएग्री में आ रहे हैं। तो उसकी वजह से आप फ्यूचर ट्रेंड्स कर सकते हैं प्रिडिक्ट के क्या जब हम आगे इस टॉपिक के बारे में फर्दर रिसर्च करेंगे तो हमारे जो आंसर्स हैं वो किस यस में होंगे, नो में होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से आप फ्यूचर ट्रेंड्स भी स्टैट्स की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि ये तकरीबन हर फील्ड में इस्तेमाल होती है। जैसे बिजनेस हो गया, इकनॉमिक्स हो गई, फिर नेचुरल साइंसेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, फिर सोशल साइंसेज हैं जैसे साइकोलॉजी है और जोग्राफी और इस तरह की जितनी भी जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं उनके अंदर जो है वो साइकोलॉजी को स्टैट्स को जो है वो रिसर्च के टूल के तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो पढ़ाया। बल्कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो शुरू में मुझे याद है मेरे पास एक दो स्टूडेंट्स आए और वो इस बात पे परेशान थे कि मैम हमने तो मैथ्स इसलिए नहीं रखा, तो हमने तो सुना है कि साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्टैट पढ़नी पड़ती है। तो वो बहरहाल इतनी ज़्यादा तो नहीं पढ़नी पड़ती, लेकिन आपको बेसिक नो हाउ इंटर लेवल पे होनी चाहिए ताकि आप आगे जाके जब रिसर्च करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में रिसर्च करेंगे तो आपको स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर की नो हाउ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपने डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह से उसको एनालाइज करना है और किस तरह से आपने उसको इंटरप्रेट करना है। तो इसलिए ये चीज़ जो है एक बिल्कुल बेसिक चीज़ है जो कि हर फील्ड में तकरीबन जो है वो आपके शामिल है। अब हम ये देखते हैं कि साइकोलॉजी में जो है वो स्टैट्स को किस तरह से अप्लाई किया जाता है। साइकोलॉजी जो जैसे आपको पता है कि स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर है, तो इसमें स्टैट्स भी इसी मकसद के लिए यूज़ की जाती है। डिफरेंट जो रिसर्चेज होती हैं मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, जैसे आईक्यू के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में, लोगों की परफॉर्मेंस के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में, डिफरेंट किस्म के जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं उनके बारे में जो है वो स्टडी कंडक्ट की जाती है। और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेस्ट डेवलप किए जाते हैं और उन टेस्ट के ज़रिए फिर जो है डिफरेंट साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को मुहैया किया जाता है। फिर डिफरेंट किस्म की कंपैरेटिव स्टडीज़ जो हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी कि अगर हम ये देखें, ये पता करना चाहते हैं कि हमारी जो स्लीप है, अगर हम अच्छे तरीके से सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, तो हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती है। तो कंपैरेटिव स्टडी में हम ये करेंगे कि हम एक ग्रुप ऐसा लेंगे कि जिसमें हम उसको सोने नहीं देंगे या उसकी जो स्लीप टाइम है वो कम होगा, जबकि जो दूसरा ग्रुप है उसका स्लीप टाइम जो है वो एवरेज होगा, जो कि एक हेल्दी माइंड के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए ज़रूरी है। फिर हम उनको कंपेयर करेंगे कि क्या उनकी परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ रहा है स्लीप डेप्रीवेशन से या नहीं पड़ रहा। तो इस तरह से डिफरेंट किस्म की कंपैरेटिव स्टडी जो है वो कंडक्ट की जाती हैं। फिर जब इन स्टडीज़ को कंडक्ट करने के बाद स्टैट और क्या काम करती है कि जो डाटा हमें कलेक्ट होता है या जो भी
रिजल्ट्स आते हैं उनको ग्राफ्स की सूरत में शो किया जाता है, चार्ट्स की सूरत में शो किया जाता है, टेबल्स की सूरत में शो किया जाता है। इसका मकसद ये होता है कि आप डाटा को, इतने वास्ट रेंज ऑफ डाटा को आप जो है वो ग्राफ्स की सूरत में जब शो करते हैं तो वो बड़ा इजीली जो है वो इजीली अंडरस्टैंडेबल और इजीली कंप्रिहेंसिबल जो है वो एक डाटा हम शो कर सकते हैं दुनिया के सामने। फिर उसके बाद जब रिजल्ट्स की बारी आती है तो रिजल्ट्स हम लेते हैं डिफरेंट किस्म के स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके, जिसमें हम इंटर में की हद तक जो हम पढ़ेंगे वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम 3 मेजर्स पढ़ेंगे, मीन, मोड और मीडियन। तो इस तरह से हम जो है स्टैट्स की जो एप्लीकेशन है वो देखते हैं कि साइकोलॉजी में स्टैट्स किस कदर यूज़फुल है। आपको मैंने बताया था रिसर्च जो है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी फील्ड की बैकबोन है, तो उसको इन रिसर्च को इन्हेंस करने के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर से वाकफियत हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए साइकोलॉजी भी चूँकि एक सोशल साइंस है, साइंस का दर्जा रखती है, तो इसमें भी जो स्टैट्स है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हर चीज़ की वो खूबियाँ होती हैं उसी तरह उसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो साइकोलॉजी में स्टैट्स को यूज़ करने की कुछ लिमिटेशंस भी हैं कि साइकोलॉजी में चूंकि हमारे पास क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वर्ड्स की सूरत में हमारे पास जो है वो आंसर्स आ रहे होते हैं जो हमारे फैक्ट्स हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है और उनको क्वान्टिफाई करना पड़ता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। और इसके अलावा ये है कि ये एवरेज फैक्ट्स के साथ डील करती है कि एवरेज रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको इंडिविजुअल फैक्ट्स के साथ उतना रिलायबली यूज़ नहीं कर सकते। तीसरी जो इसकी लिमिटेशन है कि इसमें इसके लिए एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा शख्स जो कि स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स में एक्सपर्ट नहीं है वो मिसलीडिंग रिजल्ट्स जो है वो उसकी तरफ लेके जा सकता है। रिसर्च के रिजल्ट जो है वो ख़राब हो सकते हैं, बिल्कुल उनमें जो है वो कोई भी किसी किस्म की कमी आ जाए तो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलते। फिर इसी तरह जो सिलेक्शन ऑफ सैंपल है वो भी एक बड़ा डेलिकेट टास्क है, वो उसके लिए भी एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है। अगर वो केयरफुल ना हो तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इसलिए आप जो डाटा कलेक्ट करेंगे वो आपकी पूरी पॉपुलेशन की के फैक्ट्स को शो नहीं कर रहा। तो इस तरह ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो स्टैट्स जो है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है साइकोलॉजी को एक ऑब्जेक्टिव और एम्पिरिकल साइंस बनाने में। और जब जब रिसर्च है वो जाहिर है हर फील्ड की तरह इसमें भी, साइकोलॉजी में भी रिसर्च एक बैकबोन की हैसियत रखती है, जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस रखती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। और इसने जो है इस चीज़ को इन्हेंस करने पे और साइकोलॉजी के फील्ड को वास्ट करने में, इसके डिसिप्लिन के अंदर वसअत पैदा करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले किया है। तो ये था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैट्स। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के जो स्टैटिस्टिकल डाटा हैं उसको किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, टेबल्स की फॉर्म में और ग्राफ्स की फॉर्म में। तो उस वक्त तक आप इस वीडियो को देखें, इससे फ़ायदा उठाएं। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।